10 नवंबर 2024 और ताहा और उमर के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो दोनों भी क्लास में नहीं है। क्वेश्चन बेटा ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसा मटेरियल है जिसे मैं इजीली खींच सकता हूँ। मैंने आसान अल्फाज में कहा कि घर में रोटी पकाने के लिए हमने आटा गूंदा हुआ है और उस आटे को इस वक्त हमने इस शक्ल में सिलेंड्रिकल शेप में रखा हुआ है। इस वक्त इसकी लेंथ एल है, इस वक्त इसका एरिया ए है। तो लेंथ और एरिया आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम भी है। अब बेटा मैंने इसको खींचना शुरू करा, इतना खींचा कि इसकी लेंथ 4 टाइम हो गई। तो आटे का वॉल्यूम नहीं चेंज होता सर। अगर लेंथ 4 टाइम हुई है ना तो इसका एरिया थिन हो गया सर। इसका एरिया हो गया 1/4 है। ठीक है जी, 1/4 है। तो इस वाली बात को जहन में रखिएगा कि जब हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने में क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा या तो स्ट्रेच लिखेगा या वो लिखेगा सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम, ठीक है जनाब। तो जब सेम वॉल्यूम के ऊपर जब आपने इसको स्ट्रेच किया, लेंथ 4 टाइम इंक्रीज हो गई तो एरिया 4 टाइम डिक्रीज हो गया होगा ताकि वॉल्यूम रिमेन सेम। तो जितनी लेंथ बढ़ती है उतना एरिया कम कर दिया गया है। अच्छा, अब करना क्या है सर? करना भाई ये है कि जो पहला वाला तार था ना, पहले तो उसकी निकाले रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को हमने बोल दिया एक्स की रेजिस्टेंस। सर एक्स की रेजिस्टेंस रॉ लेंथ ओवर एरिया। फिर अब मुझे निकालनी है वाई की रेजिस्टेंस। सर तार का मटेरियल वही है, रेजिस्टिविटी वही होगी। लेकिन बताइए जो लेंथ है ना, लेंथ, सर लेंथ हो गई है 4L और एरिया बताया नहीं, एरिया बताया नहीं है। सर एरिया हो जाएगा A/4। एरिया हो जाएगा A/4। अब मैं आपसे फरमाइश कर रहा हूँ कि इन दोनों को डिवाइड कर दें। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ वाई ऊपर रखना था, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स नीचे रखना था, मैंने उसी तरतीब से उसको डिवीजन में अरेंज किया है। रेजिस्टिविटी कटेगी, लेंथ कटेगी, एरिया कटेगा। आंसर कितना बचेगा? 7। आप हमें बताइए आंसर कितना बचेगा? 7। आप हमें बताइए। सी बिल्कुल सही है आपने कहा। सर ये वाला 4, ये वाला 4, ठीक है बेटा, ये वाला 4। ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन, इस रेड लाइन को मैंने बच्चों की तरह डिवाइड बनाया। फिर नीचे लिखा हुआ है 1/4। ये बेटा मैंने लिखा 1/4। बाकी तो सब कुछ कट चुका है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। 4 डिवाइडेड बाय 1/4। सर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो 1/4 बन जाएगा 4/1 एंड 4 4 जा 60। तो 7 ने इसे पकड़ लिया, इट विल बी 60। तो इस क्वेश्चन में दो खास बातें हैं। पहली खास बात, सर जब लेंथ सेम होती है, सर जब लेंथ सेम होती है, सॉरी वॉल्यूम सेम होता है, तो सर सेम वॉल्यूम में, सर सेम वॉल्यूम में जितना आप लेंथ इंक्रीज करते हो ना, जितनी लेंथ हम इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा उतना ही सर उसका जो वॉल्यूम होता है, सॉरी उतना ही उसका जो एरिया होता है सर, वो एरिया डिक्रीज हो जाता है। और सर अब एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो हम इस मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। खैर ये कल वाले टॉपिक का बचा हुआ सवाल था जो मैंने करा दिया। अब आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज की क्लास में ऑब्वियसली मैंने कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगा और नया टॉपिक आज आपको सवाल कराऊंगा। नया टॉपिक क्या है सर? नया टॉपिक में जो रीड एंड राइट की बुक है सर, रीड एंड राइट की बुक के अकॉर्डिंगली सर इट इज 11.2। और इस 11.2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आज की क्लास में मैं कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन में बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, सर ये इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज होती है? तो इलेक्ट्रिकल पावर के बड़ा जरा पहले फॉर्मूलाज लिख लीजिए। आईजीसीएसई में सर इलेक्ट्रिकल पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। ये बचपन में पढ़ा हुआ है फार्मूला आपने, वोल्टेज इनटू करंट। अरे सर दूसरा फार्मूला होता है I²R। तीसरा फार्मूला होता है V²/R। और बिल्कुल बेसिक फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है जनाब, ये फार्मूला होता है। तो जल्दी से बड़ा फार्मूला शीट कॉपी कर ले। सम टाइम आपसे कहा गया सर एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो सर एनर्जी होगी पावर इनटू टाइम। और पावर की जगह पर ऊपर से सर कोई सा भी फार्मूला पुट कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना हो ना, दिमाग में दो फार्मूलाज आना चाहिए, एक तो पावर इनटू टाइम,
एक और फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा? सर वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी का बेटा एक और फार्मूला जहन में आना चाहिए, चार्ज इनटू वोल्टेज। ये फार्मूला शीट बना ले जनाब, फार्मूला शीट बना ले, ये फार्मूला शीट आपके काम आएगी। ठीक है ना, सिर्फ फार्मूला शीट चाहिए। अगर आपने फार्मूला शीट बना ली, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुरू के 8-10 सवाल बिल्कुल मासूम है, उसके बाद फिर सवाल मुश्किल होते चलेंगे, लेकिन पहले आसान सवाल करना भी चाहिए ना, ताकि रनिंग में आ जाए। आप लोग भी बेटा कैलकुलेटर उठाएं ताकि मुझे आंसर कर सकें। ये पावर है सर, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है। सर ऑब्वियसली पावर दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, करंट पूछ रहा है। सर फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर। बेटा फॉर्मूला लिखें ताकि दिमाग में बैठे, और मुझे करंट निकाल के बताएं आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने मार्किंग स्कीम खोली भी है, मैं उसमें से देख के आपको यस या नो कर सकता हूँ। जी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर 2 किलो, करंट कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस 5 किलो, किलो से किलो कट जाएगा। अब सीधा सीधा आपने 2/5 का अंडर रूट निकालना, अंडर रूट 2/5। आंसर क्या आ रहा है? बीटा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। सर वोल्टेज बता रहे हैं, पावर बता रहे हैं, ठीक है जनाब। फिर मैं नीचे देख रहा हूँ एम मीटर वोल्ट मीटर की बात हो रही है, तो वोल्ट मीटर, तो ऑब्वियसली सर हमें 12 वोल्ट मेजर करना है। सर अगर 12 वोल्ट मेजर करना हो तो ऐसा वोल्ट मीटर यूज कीजिएगा जो 0 से 20 तक जा सकता हो। ठीक है, ऐसी सवाल पूछ रहा हूँ साद आपसे, कि अगर मैं 0 से 100 वाला वोल्ट मीटर ले लूं तो उसमें क्या बुरी बात होगी? क्या वो 12 वोल्ट नहीं मेजर कर सकेगा? तो 0 से 100 में क्या खराबी है जो मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया? क्या डिफिकल्टी क्या आएगी? पैरालैक्स एरर नहीं गलत लैंग्वेज में जा रहे हैं। सर कोई ऐसा डिवाइस हो जिसकी रेंज बहुत बड़ी हो। सर जितनी बड़ी रेंज होती है ना, उसकी सेंसिटिविटी उतनी कम हो जाती है, वो उतना लेस सेंसिटिव हो जाता है। तो वो लेस सेंसिटिव होगा तो 100 वोल्ट वाले में जब 12 वोल्ट मेजर करोगे ना, तो नीडल इतनी थोड़ी सी मूव करेगी कि वो आपको पढ़ने में दिक्कत देगी। तो आपकी बात, ये वाली बात तो सही है कि सर उसको रीड करना मुश्किल होगा, लेकिन रीजन क्या है? सर उसकी सेंसिटिविटी लो होती है, जितनी बड़ी रेंज होती है उतनी लो उसकी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, और जितनी छोटी रेंज होती है वो उतना मोर सेंसिटिव होता है। आप ज्वेलरी शॉप में जाएं, गोल्ड की शॉप में जाएं, तो वहां पे जाहिर सी बात है, जो गोल्ड परचेज किया जा रहा होता है 5 ग्राम 10 ग्राम, तो उसके लिए जो वो बैलेंस यूज करते हैं वो बहुत लो रेंज का होता है। जितनी लो रेंज होगी उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। खैर, 0 से 20 वाली रेंज सुइटेबल होगी, इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद अब मुझे करंट की तरफ जाना है। सर करंट के लिए हमें P इज इक्वल टू वी आई। तो पहले तो आपको बेटा करंट कैलकुलेट करना होगा। सर अब आप करंट कैलकुलेट करेंगे तो करंट इसका मेरे ख्याल में कितना आएगा? सर 0.1 करंट आएगा। और अगर 0.1 करंट आएगा तो इसके लिए भी रेंज कौन सी सुइटेबल होगी? फातिमा बेटा आप हमें बताइए, 0.1 एम्पियर मेजर करना है, तो 0 से 0.5 वाला या 0 से 10 वाला मुनासिब होगा? 10 वाला मुनासिब होगा। बिल्कुल उल्टी बात कर दी बेटा फातिमा, इतनी मेहनत से हमने आपको बात समझाई कि जब कभी रेंज ज्यादा कर देते हैं बेटा, तो जितनी छोटी रीडिंग होती है ना उतनी गलत आती है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी उतनी कम हो जाती है। और जितनी कम रेंज होगी ना, उतना मोर सेंसिटिव होगा। जब वो मोर सेंसिटिव होगा तो छोटी रीडिंग को भी अच्छा रीड कर सकेगा, छोटी रीडिंग को भी अच्छा रीड कर सकेगा। तो बेटा हम दोबारा आपसे सवाल करेंगे, रीजन हमें बताइएगा। बेटा ये बताइए, 0 से 0.10 वाला एम मीटर क्यों नामुनासिब होगा, सुइटेबल नहीं होगा 0.1 मेजर करने के लिए? रीजन बताइए बेटा। जी, उसकी सेंसिटिविटी खराब हो जाएगी सर, रीडिंग इतनी अच्छी नहीं देगा, इतना थोड़ा सा पॉइंटर मूव करेगा कि उसको रीड करना मुश्किल हो जाएगा। एंड इट इज एनालॉग वोल्ट मीटर। डिजिटल है तो खैर है सर, डिजिटल पे तो लिखा हुआ आ जाता है, डिजिटल पे तो लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एनालॉग के लिए, तो इसका आंसर होगा ए। अच्छा चलिए, क्वेश्चन आसान से हैं, जल्दी से आगे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, एक फिक्स रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस बता दी है, करंट बता दिया है, ठीक है। कह रहे हैं जनाब, अगर मैं इसके करंट को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या होगी?
भाई इसके करंट को डबल कर दें। डबल करने का मतलब कंपेयर नहीं करवा रहा, पावर पूछ रहा है भाई, करंट को डबल करना है। तो 0.2 का डबल कितना हो जाएगा? 0.4। तो भाई 0.4 करंट लेना है, रेजिस्टेंस ये वाली लेनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। जस्ट आई स्क्वायर आर। कोई ये नहीं है कि पहले वायर में इतना था अब कितना हो जाएगा, नहीं। कह रहे जनाब रेजिस्टेंस 12 है, पहले करंट 0.2 था, बस। अब करंट डबल कर दिया, भाई करंट 0.4 हो गया। पावर बताएं सर, पावर आपने निकाल ली, तो कोई खास सवाल नहीं है, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। अच्छा जी नीचे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें टाइम नहीं पता है। इसका मतलब है उसने मना कर दिया है कि टाइम का फार्मूला नहीं लगाना, एनर्जी कैलकुलेट करना है। एनर्जी कैलकुलेट करना है। फातिमा हमें कोई ऐसा फार्मूला बताइए एनर्जी का जिसमें टाइम ना आता हो, वरना एक फार्मूला तो बड़ा फेमस है, पावर इनटू टाइम। कौन सा फार्मूला है जो बगैर टाइम के एनर्जी बता देगा? सही, चार्ज इनटू वोल्टेज। ठीक है जनाब, चार्ज इनटू वोल्टेज। तो चार्ज इनटू वोल्टेज है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? यस सर, ये चार्ज है, और सर वोल्टेज को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? तो बेटा चार्ज इनटू वोल्टेज, जबरदस्त आ रहे हैं जी। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे व्हाट कुड नॉट बी यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो ही नहीं सकती। अच्छा पहली वाली को जरा देखें। तो पहली वाले में लिखा है ए ओम। ए होता है करंट, ओम होता है रेजिस्टेंस, तो ये बन गया V इक्वल्स टू आई आर। इसका मतलब है सर इसको यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड। इट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कैन बी यूज्ड। अच्छा दूसरे पर है। सर दूसरा लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर पर कूलम। तो सर याद करें वोल्टेज, वोल्टेज के साथ दो फार्मूले बच्चे के जहन में फौरन आते हैं, एक V इक्वल टू आई आर, और सर एक वोल्टेज का फार्मूला दिमाग में आता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सर वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन चार्ज। सर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस होता है मीटर, चार्ज होता है कूलम। सर कूलम को ऊपर लेकर आ जाएं, कूलम को ऊपर लेकर आएंगे तो ये शक्ल बनेगी। तो बताइए ये शक्ल इससे मैच कर रही है? नहीं सर, खराबी गलती है इसके अंदर। न्यूटन सही है, कूलम सही है, मीटर सही नहीं है। खाली मीटर होना चाहिए तो उसने पर मीटर लगा दिया, ये गलत कर दिया सर। और अगर इसने गलत कर दिया है तो इट कैन नॉट बी यूज्ड, cannot be used as a unit of potential difference. It cannot be used as a unit of potential difference. It cannot be used as a unit of potential difference. So the right answer is beta. अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कौन सी दो यूनिट्स हैं जो वोल्ट को डिफाइन करती हैं? तो सर वोल्टेज की बेसिक डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और सर इसकी बेसिक यूनिट है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, जूल और कूलम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आसान सवाल है इसलिए तेज भगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। सर रेजिस्टेंस बता दी, करंट बता दिया। सर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। नहीं कीजिएगा, छोड़ दें, सवाल आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 आप जरा ट्राई करें, आप सब बच्चे ट्राई करें, और सबसे पहले मुझे बताएं सर कौन सा फार्मूला इस पे लगाना मुनासिब होगा। तीन रेजिस्टर्स हैं सर, तीनों पैरेलल लगे हुए हैं, तीनों की रेजिस्टेंस बता दी है। क्वेश्चन है तीनों की रेजिस्टेंस पर तीनों की पावर का रेशो कैलकुलेट करना है। सिर्फ ये बता दें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं लॉजिक के साथ। V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन आर। सेंस बना के कोशिश करें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। जवाब सर इसमें ना, हाँ बोले बोले। बिल्कुल सही बात है सर, ये पैरेलल कनेक्शन है। सर पैरेलल कनेक्शन में ना वोल्टेज सेम होता है, तो कोई ऐसा फार्मूला लगाएं जिसमें जो चीज सेम हो वो सेम को काटो उसको हम उड़ा दें। तो तीनों पर सर वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज दिया हुआ नहीं है पर सेम वोल्टेज होगा, रेशो में इट विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, करंट सबका डिफरेंट होगा, तो बस सही है सर, हमें एक बात तो फाइनल करा दी साध ने कि सर फॉर्मूला लगेगा V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है जी। अच्छा अब जरा आ जाए V स्क्वायर अपॉन आर। सर V स्क्वायर अपॉन आर, आर है 2, V स्क्वायर अपॉन 3, V स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जनाब, अब इसमें से आंसर कैसे आएगा? मैं खामोश हूँ, आप खुद से कोशिश कीजिए। सर वोल्टेज, पहली बात तो सर सब में वोल्टेज सेम है। सर सेम वोल्टेज है तो पूरी इक्वेशन को सर वोल्टेज से डिवाइड करेंगे, वी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, वी स्क्वायर कैंसिल,
तो सर ये बच गया आपके पास 1/2, 1/3, 1/4। अब इसका आंसर कैसे निकालूं? सर जिस तरह इक्वेशन रेसिप्रोकल करते हैं इसको उल्टा कर दे। 1/2 को 2/1, 3/1 को 1/3 को 3/1, 1/4 को 4/1। सर रेसिप्रोकल कर दें, जैसे इक्वेशन को रेसिप्रोकल करते हैं इसी तरह इसको रेसिप्रोकल कर दें। फायक ये बताएं, क्या रेशो को तीन टर्म्स रेशो में लिखी हुई है, रेसिप्रोकल करके आंसर एक कह सकता हूँ? जवाब है नो, इट इज नॉट इक्वेशन सर, इट इज अ रेशो। इट इज अ रेशो, नहीं कर सकते ऐसा सर। फिर क्या करें भाई? तो करेंगे पता है क्या सर, 2, 3, 4 का लेंगे एलसीएम, वो बनेगा 12। सर उस 12 से ना तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, दैट इज 12, जो कि एलसीएम है इसका। तो 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12। इसका आंसर बनेगा 6 4 3। ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन आपने 5 ऑल्दो आंसर गलत किया, लेकिन हमने सीखा इससे क्या, कि बच्चे के दिमाग में ये बात आती है सर तीनों को पलट दें ये भी सही होगा, जबकि ये बात गलत है। सर रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पलट सकते हैं, अगर रेशो दो टर्म्स का हो। अगर दो का होता ना, दो का होता 5 तो पलट देते, लेकिन अगर तीन का है तो तीन को आप नहीं पलट सकते। ठीक है जनाब। दो को भी पलटने में मुझे गड़बड़ लग रही है, दो को भी पलटने में मुझे गड़बड़ लग रही है। दो को भी मेरा नहीं ख्याल के पलट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पलट उसमें भी नहीं सकते। ठीक है। तो रेशो दो हो या दो से ज्यादा पलट नहीं सकते सर, किसी सेम नंबर से सबको मल्टीप्लाई करा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज 6 4 3। ठीक है जनाब, ये पहला सवाल है आज की क्लास का जो धमाकेदार सवाल है, बाकी ऊपर के तो बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 नहीं कराना चाहिए, आसान है। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 11 फिजिक्स कम है और ओ लेवल टाइप मैथमेटिक्स ज्यादा है। क्या है तो जरा सुनिए। क्वेश्चन भाई ये है कि आपके पास कोई बैटरी है, जब आप उसको फुल भर लेते हैं, फुल चार्ज कर लेते हैं, तो उसमें 200 मेगा जूल एनर्जी आ जाती है। और इस बैटरी को जब आप इलेक्ट्रिक कार में लगाते हैं तो ये आपको 150 किलोमीटर तक चला देती है। ठीक है जनाब। आपके पास एनर्जी है 200 मेगा जूल एनर्जी, चार्ज भरा हुआ है फ्यूल, और उससे आपको रेंज क्या मिल रही है? सर आपकी गाड़ी चलती है 150 किलोमीटर। ठीक है जनाब। अब इन्होंने क्या करा कि बैटरी फुल भरी और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। गाड़ी चलाई 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, 100 किलोमीटर जब इन्होंने गाड़ी चलाई तो कितनी एनर्जी खर्च हो गई होगी? ठीक है जनाब। कितनी एनर्जी ये खर्च नहीं हुई होगी सर, जो एनर्जी उसमें बाकी बचेगी सर, ये वो वाली एनर्जी होगी। क्योंकि 200 नहीं नहीं सर, ये बताएं, खर्च की भी आएगी बाकी भी आएगी। जवाब सर, जब हम 150 किलोमीटर जाते हैं तो 200 जूल खर्च हो जाती है, खर्च हो जाती है सर, ये कंज्यूम्ड है। जब हम 150 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो 200 जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, 200 मेगा जूल एनर्जी भरी हुई है, वो 150 किलोमीटर तक लेके जाएगी। जब लेके जाएगी तो 200 जूल कंज्यूम हो जाएगी। अच्छा ये बताएं, अभी मैंने 100 किलोमीटर चला ली तो कितनी कंज्यूम हो जाएगी? सॉल्व करके कोई बच्चा बताए बेटा, कितनी कंज्यूम हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे कितनी, 133 कंज्यूम हो जाएगी मेगा जूल। ठीक है जी। अच्छा जरा इस बच्चे को बता दूं, 1 मिनट बनना, ये दोबारा मैं नहीं बात है।
अच्छा जी, ये हमने एनर्जी नोट कर ली जो कंज्यूम हो गई बैटरी में, ठीक है ना। 100 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई। अब हमने क्या करा कि किसी फ्यूल स्टेशन पे पहुंचे और हमने बोला भाई इसको दोबारा भर दो। कह रहे हैं हम इसको घर पे लेकर आ गए, ये रिचार्जेबल बैटरी है। और जब रिचार्जेबल बैटरी है तो लिखा है बैटरीज आर देन रिचार्ज, घर में इसको रिचार्ज कर रहे हैं। और जो हमने चार्जर लगाया है वो 13 एम्पियर का है, वोल्टेज दे रहे 230 का। सवाल है कितनी देर के अंदर वो फुल चार्ज हो जाएगी। तो सर 133 कंज्यूम हो चुका है ना, इसी 133 को दोबारा भरना है। सर इस 133 को भरने के लिए एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है वोल्टेज करंट इनटू टाइम, वोल्टेज करंट इनटू टाइम। टाइम कैलकुलेट करना है सर, टाइम कैलकुलेट करना है। तो 133 ऐसे ही, मेगा का मतलब एक्सपोनेंट 6, वोल्टेज, सर वोल्टेज दे रहे हैं 230, करंट सर करंट दे रहे हैं 13 एम्पियर। निकाले बेटा टाइम, जो टाइम आएगा इट विल बी इन सेकेंड्स। या अल्लाह, फिजिक्स है क्या है ये। पहले टाइम निकालें कितने टाइम में बैटरी भरेगी। जो टाइम आएगा इट विल बी इन सेकेंड्स, उसको डिवाइड मारिएगा 3600 से, तो आंसर आ जाएगा आवर्स में। आवर्स आप मुझे बताएं, मैं आपको देख के आंसर बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आ रहा है जी 11 का बीटा, 11 का बीटा। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर कोई कैलकुलेटर चला रहा हो, और नहीं तो बस मान लें हाँ सर आ जाएगा, ठीक है आगे बढ़े। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने फिजिक्स के, ये चले मान लेते हैं ये फिजिक्स है, और फिजिक्स से पीछे ये जो लॉजिक लगा दी, ये क्या है। तो ये बात समझ में आ रही है सर, बैटरी में अगर फुल चार्ज भरा हुआ है तो एनर्जी 200 मेगा जूल, ये आपको लेके जाएगी 150 किलोमीटर पे खत्म हो जाएगी। आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो आपने कंज्यूम की एनर्जी 133, इसी 133 को भरना है। तो वी आई टी लगाया, वी आई टी से टाइम निकाला, टाइम आया सेकंड में, उसको आवर्स में कन्वर्ट करा। तो इतनी मेहनत करने के बाद वो आपको 1 मार्क देगा। आगे चले बेटा। अच्छा जी, अब जरा इसके अंदर आ जाए। सर इसमें क्या हो रहा है। सर इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल की कोई मुश्किल बात हो रही है। दो लैंप है, बड़ा आसान था सवाल मुझे लग रहा है। दो लैंप है, दोनों की पावर का रेशियो निकालना है। दोनों का सर करंट बताया हुआ है, दोनों का करंट बताया हुआ है आई स्क्वायर आर, और वाई में भी करंट दिया हुआ है आई स्क्वायर आर। तो दोनों को बेटा आई स्क्वायर आर से सॉल्व करें तो रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए है। तो ये मैंने या तो शायद गलती से साथ में ही कॉपी पेस्ट हो गया, वरना सवाल में कोई जान नहीं है। सवाल बिल्कुल सीधा सीधा आई स्क्वायर आर, लेकिन इस तरह आपको फार्मूला भी याद करवा रहा है, आपको फार्मूला भी याद करवा रहा है। ओए होए, यहाँ से सवाल शुरू होते हैं मुश्किल वाले। ये सवाल आसान नहीं है, देखने में बिल्कुल सीधे सीधे से, लेकिन सवाल में समझने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए कि जो वोल्टेज होता है, ये जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का एक नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, एक नाम है ईएमएफ। वोल्टेज का एक और नाम आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वही नाम रखकर मैं सवाल कराना चाहूंगा। इसका एक और नाम होता है पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है जनाब, पीडी। आप बोलेंगे सर पीडी तो हमने हमेशा पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आज पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम देने जा रहा हूँ, और सब देते हैं, मतलब ये मैंने नहीं दिया हुआ। इसका एक और नाम होता है पोटेंशियल ड्रॉप। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, कितना पोटेंशियल लॉस हो जाएगा। तो याद रखिएगा वोल्टेज का एक और नाम है पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। अलबत्ता मैंने कैलकुलेशन ऊपर ही करनी है इसलिए इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लें पीडी का एक और नाम पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन ये है कि किसी जगह कोई पावर सप्लाई लगी हुई है, सोर्स लगा हुआ है। सर सोर्स का उन्होंने हमें पावर दे दी है 2.5 2.4 किलो वॉट्स, तो ये बन जाएगा 2400। सर वोल्टेज दिया हुआ है 240। यहाँ से बेटा करंट निकाल लो। सर अब हम करंट निकालेंगे ना, तो करंट आएगा 240 अपॉन 24, 10 एम्पियर करंट आ रहा है।
नोट कर लो बेटा, लिख के करना है ये सवाल। पावर सप्लाई वोल्टेज दे रहा है 240, पावर दे रहा है 2400, यहां से करंट निकल रहा है 10 एम्पियर। अब ये 10 एम्पियर करंट जाएगा इस वायर में, ठीक है ना। अब इस वायर में करंट आएगा 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर करंट जाएगा और इसी दूसरे वायर से 10 एम्पियर करंट वापस आएगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये करंट जाएगा और वापस आएगा, तो हम कहते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन बीच में बनी हुई है ना, ये दोनों वायर 0.5 0.5, सर ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, ठीक है। या यूं कह लो, शायद सीरीज आपको मुश्किल लगे, आप यूं कह लो कि पहले जो मैंने ऊपर रेड वाला तार बनाया ना, जरा इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर। सर करंट मिल रहा है 10, रेजिस्टेंस है 0.5, सर 5 वोल्ट ना वोल्टेज ड्रॉप होगा लाल वाले तार में, और 5 वोल्ट ड्रॉप होगा इस नीचे लाल वाले तार में। तो 5 वोल्ट ऊपर 5 वोल्ट नीचे, सर टोटल 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तारों में, तारों में 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। और जब तारों में 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तो 240 वोल्ट यहां से चला, इस कैटल को वोल्टेज मिलेगा 230, इसको वोल्टेज मिलेगा 230। तो भैया वोल्टेज इसको मिलेगा 230। ये बिल्कुल नई कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, मैंने नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपने कभी कहानी पहले सुनी होगी। सही जनाब, वोल्टेज मिलेगा 230, ठीक है, पहली बात होगी। अच्छा, इस 230 वोल्टेज को लेकर अब क्वेश्चन मेरा ये है कि कैटल को पावर कितनी मिलेगी। सर पावर होती है V इंटू आई। वोल्टेज, सर वोल्टेज मिल रहा है 230। करंट, सर करंट 10 एम्पियर आएगा, घूम के 10 एम्पियर चला जाएगा, इसको पावर मिलेगी 2300, यानी 2.3 किलोवाट्स, 2.3 kilowatts. So the right answer is A. So the right answer is A. तो पता ये चला वोल्टेज का एक और नाम है पोटेंशियल ड्रॉप। और सर इस टॉपिक में भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कहाँ ड्रॉप हो रहा है सर, जो वायर है ना, उस वायर के आने जाने में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। आने वाले तार में 5 वोल्ट, जाने वाले तार में 5 वोल्ट, 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, कैटल को मिलेगा 230 वोल्ट। 230 वोल्ट से आप सवाल सॉल्व करोगे। बिल्कुल ऐसे ही एक और सवाल करा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसा एक और करा रहा हूँ, जरा देखिएगा इस सवाल को, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आपको, पर कहानी बदली भी होगी, है वही 2018, सिर्फ फर्क ये है कि वो वेरिएंट 11 है, ये वेरिएंट 12 है। अच्छा जी, अब जरा इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन बेटा ये है कि लेफ्ट साइड पे लगी हुई पावर सप्लाई, पावर सप्लाई से जो भी मोटर है वो 800 मीटर दूर है, और इस दफा उन्होंने खुद ही मेहरबानी कर दी, कह रहे हैं करंट 0.6 एम्पियर दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में तो करंट कैलकुलेट करना पड़ा था ना, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 0.6 एम्पियर करंट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। अब 0.6 एम्पियर करंट दे रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, कह रहे सर इस वायर की जो रेजिस्टेंस है, वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 0.05 0.005 ओम पर मीटर, 1 मीटर की रेजिस्टेंस 0.005 ओम है, 1 मीटर की रेजिस्टेंस 0.005 है, ठीक है जी। साथ बेटा ये बताओ पावर सप्लाई और मोटर इन दोनों के बिटवीन में कितना लंबा तार है। टोटल 800 जाना है, यानी कि अगर आप, मैं बोलूंगा तार लगाना मोटर तक, तो 800 मीटर का तार नहीं लगाओगे, 800 मीटर जाना 800 मीटर आना, टोटल तार तुम्हें लगाना पड़ेगा 1600 मीटर का। इस 1600 मीटर की रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600 से मल्टीप्लाई करके बताइए रेजिस्टेंस मेरे ख्याल में 80 ओम आ जाएगी, ठीक है जी। 1600 का आधा और एक जीरो कम कर दिया, 80 ओम आ गई, ये रेजिस्टेंस आ गई। अब मेरा क्वेश्चन है सर इन तारों में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, सही जनाब।
पावर सप्लाई 16 वोल्ट दे रही थी, 16 वोल्ट पावर सप्लाई दे रही थी, लिखा हुआ है पावर सप्लाई। नहीं नहीं सर, पावर सप्लाई नहीं दे रही 16 वोल्ट। सुरा रुकिए रुकिए रुकिए, क्वेश्चन है कि मोटर को चाहिए 16 वोल्ट, 16 वोल्ट मोटर को चाहिए, मोटर की रिक्वायरमेंट है 16 वोल्ट, पावर सप्लाई का वोल्टेज निकालना है। तो पहले तो निकालो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, पहले निकालो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। करंट, सर करंट दिया हुआ है 0.6 एम्पियर, रेजिस्टेंस तारों की 80 है, 80 को जरा 6 से सॉल्व करके बताओ कितना बनेगा। मेरे ख्याल में 4.8 बन जाएगा, 4.8 आ जाएगा, ठीक है ना, 4.8 आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप 4.8, 4.8 तो ड्रॉप होगा। तो बताइए पावर सप्लाई का अपना पर्सनल वोल्टेज कितना होना चाहिए ताकि 4.8 ड्रॉप हो जाए तब भी मोटर को 16 वोल्ट मिल जाए। तो सर इसका वोल्टेज होना चाहिए मोटर का 16 प्लस 4.8, दैट इज 20.8। जी, अगर मोटर 20.8 की होगी, सर अगर मोटर 20 सॉरी पावर सप्लाई 20.8 की होगी, पावर सप्लाई 20.8 की होगी, 4.8 ड्रॉप होगा तो मोटर को वोल्टेज मिलेगा 16 वोल्ट। इन क्वेश्चन में जो समझाना चाह रहा हूं ना, अभी एक और सवाल करा रहा हूं। सर बीच वाले जो तार होते हैं ना, बीच वाले तार का वोल्टेज निकाले, जो वोल्टेज आएगा इट विल बी ड्रॉप, इट इज वोल्टेज ड्रॉप, या ये कह लें कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो, तारों का वोल्टेज इन दोनों का डिफरेंस होगा, पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तारों के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो तारों का वोल्टेज ड्रॉप निकाल के दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। एक और सवाल है ऐसा जो मैं आपसे कराने की ख्वाहिश रखता हूँ, तो इस वाले क्वेश्चन को फिर आप करके दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 20 को, क्वेश्चन नंबर 20 को बेटा जरा खुद से करके बताएं, बिल्कुल उसी स्टाइल का सवाल है। लेफ्ट साइड पे एक जनरेटर लगा हुआ है, वोल्टेज दे दिया है, करंट दे दिया है। सर अब वोल्टेज और करंट दे दिया, वोल्टेज और करंट दे दिया, तो सर करंट से इस वाले तार और इस वाले तार दोनों का निकालूंगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। साथ बताना इसका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या नंबर लिखूंगा इन रेड वाले तारों के लिए। आई आर, हम 10 टाइम 1 तो नहीं होगा ना, 2 लेंगे ना यार, दोनों तारों को मिला के लेते हैं ना। ऊपर भी देखो ना, मैंने 80 प्लस 80 लिया था, है ना, 800 प्लस 800 लिया था। ऊपर भी पहले मैं एक साथ करना चाह रहा था, फिर मैंने बोला था पहले एक का निकाल लो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर मैं बोला एक साथ ही ले लो यार, दोनों को प्लस कर लिया करो। ठीक है बेटा, तो 1 और 1 ये बन गया 2, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा 20। और अगर वोल्टेज 20 ड्रॉप होगा तो यहाँ पे 240 है, साथ बताना लाइट को कितना वोल्टेज मिलेगा। 220 मिलेगा, 220 मिलेगा, एक बात हो गई, 220 वोल्टेज मिल जाएगा। इसको पावर कितनी मिलेगी, किसको, फ्लड लाइट को, फ्लड लाइट की पावर कितनी होगी जब आप, सर करंट तो वही लेते हैं जो आ रहा होता है, 10 एम्पियर ही करंट लेते हैं, करंट 10 एम्पियर ही होगा, तो सर पावर होती है V इंटू आई, वोल्टेज 220, करंट 10 एम्पियर, सर इसको पावर मिलेगी 2200, पावर मिलेगी 2200। सो द राइट आंसर इज बीटा, सो द राइट आंसर इज बीटा 2200 वॉट्स। तो ये 3 सवाल बेटा मैंने तुम्हें एक जैसे करा दिए, जो मेरे ख्याल में पकड़ लेना चाहिए आपको। अच्छा ये मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ उसी जगह पर, यहीं पे वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ पूछ रहा है कौन सा फार्मूला गलत है, कौन सा फार्मूला गलत है। पहला भी सही है, P इज इक्वल टू वी आई, दूसरा भी सही है, वर्क होता है Q इंटू वी, तीसरा भी सही है, पावर होती है आई स्क्वायर आर, चौथा सही नहीं है, हमें नॉट करेक्ट चाहिए, इसलिए डी इसका आंसर है। ये होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, अगर वी स्क्वायर होता तो ये भी सही हो जाता, वी पर स्क्वायर नहीं बनाया इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, सर ये रेजिस्टेंस है, सर ये करंट है, मिली में पावर निकालना है, सर फॉर्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर आर, हो जाएगा, हो जाएगा आई स्क्वायर आर, छोड़ दें। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 17, एक सिंपल सर्किट है, उसमें एक बैटरी लगी हुई है लोड के साथ। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का बेटा टॉपिक अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है,
इंटरनल रेजिस्टेंस से भी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये एक अलग ही फिल्म है, हो सकता है अगली क्लास में यही हो। क्वेश्चन 17 अभी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18, आपको वोल्टेज बता रहे हैं, पावर बता रहे हैं। हाँ, ये सवाल करने वाला है, और ये सवाल आया भी 2 दफा है, 2002 में, जून 17 में। ठीक है जनाब, क्या क्वेश्चन है जरा सुने। कह रहे हैं वोल्टेज 240 है, पावर 100 वॉट्स है। ठीक है जनाब, तो पावर V² अपॉन R। ठीक है जनाब, पावर 100 है, वोल्टेज 240 है, रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करके बताएं बेटा क्या आ रही है। रेजिस्टेंस बेटा कैलकुलेट करके बताएं क्या आ रही है। 576 आ रही है, 576 आ रही है। सही जनाब। एज इट हीट्स अप, इट रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 16, फैक्ट 16 टाइम बढ़ जाती है। जब ये हीट अप होगा। ठीक है ना, अब हीट अप, और हीट अप कब होगा सर। हीट अप जब होगा जब आप इसको इतना वोल्टेज दे देंगे, जब आप इतना वोल्टेज देंगे तो ये हीट अप होगा। और अब ये हीट अप होगा तो हीट अप होने से इसकी रेजिस्टेंस 16 टाइम बढ़ गई है। और जो 16 टाइम बढ़ी हुई है सर, ये हमने 16 टाइम बढ़ी हुई हीट अप होने के बाद रेजिस्टेंस निकाली है। हीट अप होने के बाद इंक्रीज रेजिस्टेंस निकाली है, हीट अप होने के बाद। क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ठंडा करूं और रूम टेम्परेचर पे लेकर आऊं। सर अब आप इसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे ना, तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस 16 टाइम नीचे आ जाएगी। इसको जरा 16 से डिवाइड करके बताइएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। 36, यही इसका आंसर है। मुझे नहीं पता आपने बात पकड़ पाई या नहीं पकड़ पाई, दोबारा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, सर पावर है 100 वॉट्स, वोल्टेज दिया हुआ है 240, मैंने इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली। सर ये रेजिस्टेंस नॉर्मल टेम्परेचर पर है या हीट अप के बाद है। सर लिखा हुआ है भाई कि ये रेजिस्टेंस जब है जब वो हीट अप हो जाता है फ्रॉम रूम टेम्परेचर। सर अब वो गर्म है तो रेजिस्टेंस है 576, और ये बता रहा है कि ये गर्म होने से 16 टाइम बढ़ी हुई है। अच्छा सर, इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आए, रूम टेम्परेचर पे लाऊंगा तो सर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। कितनी रेजिस्टेंस कम होगी सर, 16 टाइम। तो 16 टाइम मैंने इसको कम किया तो रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होगी 36, रूम टेम्परेचर पे 36। और जब गर्म हुआ हुआ होगा ये फिलामेंट, तो इसकी रेजिस्टेंस 16 टाइम बढ़ जाएगी। हीट अप 16 टाइम इंक्रीज, रूम टेम्परेचर 16 टाइम डिक्रीज। इसलिए बेटा मैंने इसको 16 से डिवाइड करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। और आगे चले, कह रहे हैं विच वैल्यूज ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल प्रोड्यूस अ रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर 16 जूल पर सेकेंड। तो पहली बात तो सर ये जूल पर सेकेंड है ना, तो ये पावर है। ठीक है ना, अब ये पावर है, ये 16 पावर चाहिए। अब 16 पावर कैसे आएगी, तो ये नंबरों को बारी बारी चेक करो। इसको जरा बेटा चेक करना, I²R, सर फेल हो गया। इसको चेक करना, I²R, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 32, फेल हो गया। I²R, सर ये काम हो गया, ये सर ये कामयाब हो गया, सी कामयाब हो गया। I²R, सर I² है 4², I² है बेटा 4², इंटू आर, आर है सर 1, I²R, 4² इंटू 1, दैट इज 16, 16 ही आंसर चाहिए। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को देखें, 1 2 3 ईयर्स में आया है। खैर सवाल आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 पहले करा चुका हूँ, 21 में आ जाए। आखिरी सवाल है, शीट के सवाल ही खत्म हो गए जो मैंने प्लान किए थे। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, करंट दे दिया है और चार्ज भी दे दिया है। व्हाट इज एनर्जी ट्रांसफर एंड टाइम, एनर्जी ट्रांसफर एंड टाइम। तो सर पहली बात तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी होती है सर चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज है 4 कूलम,
वोल्टेज है 12 वोल्ट, 12 फोर ज़ा 48। तो एक बात तो पक्की है, एनर्जी 48 है, एनर्जी 48 है। अब हमें चाहिए टाइम, अब हमें चाहिए टाइम, टाइम कैसे लिखा है? तो सर टाइम के लिए ना पहले तो निकाल लीजिए पावर। पावर के दो फार्मूले होते हैं, वोल्टेज इंटू करंट, और पावर का एक फार्मूला होता है एनर्जी इंटू टाइम। तो बेटा पावर के दो फार्मूले होते हैं, वी आई और ई टी, वी आई और ई टी। ठीक है जनाब। हमें सर कैलकुलेट करना है टाइम। तो सर टाइम कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज लिखें 12, करंट लिखें 2, एनर्जी लिखें 48। तो सॉल्व करके बेटा बताएंगे मुझे क्या आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई आंसर आता हुआ नजर आ रहा है, कोई गलती कर रहे हैं हम लोग क्या? 12 वोल्ट, 2 एम्पियर करंट, 12 टू ज़ा 24, 24 को 40। अच्छा हाँ सर आप गलती कर रहे हैं, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं ये वाली गलती मैं कई क्लासों में कर चुका हूँ, शुक्र है भी पकड़ ली। पावर होती है सर एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इंटू टाइम नहीं होती सर, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम होगा एनर्जी इंटू वी आई, वी आई, वी आई। ठीक है जनाब। तो ये आराम से अब आंसर बन जाएगा। ठीक है जनाब। तो बेटा ये मेरे दिमाग के अंदर ये गलती आई हुई है, मैं पावर को एनर्जी इंटू टाइम लिख रहा हूँ, एक आध क्लास में और भी कर चुका हूँ मैं ये गलती। तो अगर मैं गलती करूँ तो बेटा जरूर आप मुझे बता दीजिएगा। तो आज की क्लास में T1 के अच्छे खासे सवाल हो गए। आज की क्लास के वीडियो का नाम है इलेक्ट्रिकल पावर।